आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि जो क्रिया है उसमें से सकर्मक क्रिया के बारे में, साथ ही क्रिया के कॉन्सेप्ट को भी वहां पर देखा था। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। साथ ही दोस्तों, क्रिया के प्रयोग के आधार पर भेद होते हैं, वह कितने होते हैं और उनके सभी एक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए इस वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करें ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी को सशक्त और समृद्ध भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करा सकें। तो शुरू करता हूं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, जब कर्म नहीं होगा तो आखिर उसमें क्या होगा। तो आप लोग तो समझते ही हैं कि वहां पर अगर कर्म नहीं होगा, ये जो कर्म है वह अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर क्रिया होगी और साथ में दोस्तों कर्ता होगा। तो जिस वाक्य में दोस्तों आपको कर्ता और क्रिया मिलेंगे वहीं पर दोस्तों अकर्मक क्रिया का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, हम लोग जब सकर्मक में पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि जैसे ही हम लोग क्रिया से किसको या फिर क्या का प्रश्न पूछते थे, अगर वहां पर उत्तर मिल रहा था तो दोस्तों वहां पर आपकी हो रही थी सकर्मक क्रिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि यहाँ पर क्रिया से हम लोग क्या प्रश्न पूछेंगे, यदि उसका उत्तर प्राप्त होता है तब तो दोस्तों वो सकर्मक होगी। अगर क्या का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो आपका होगा अकर्मक। तो आपको बस यहां पर यही ध्यान रखना है कि क्या प्रश्न पूछना है क्रिया से। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। तो देखता हूं जैसे कि श्याम सोता है। अब श्याम यहां पर सोता है, तो जो सोता है ये तो हुई क्रिया। अब दोस्तों हम लोग यहां पर जो क्रिया है इससे प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न हम करेंगे क्या। तो आप देखेंगे कि श्याम क्या सोता है। तो भाई क्या सोता है, अब क्या आप यहां पर बता सकते हैं कि श्याम क्या सोता है? तो आपका कोई उत्तर यहां पर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर जो ये क्रिया है वह हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। अब यह कॉन्सेप्ट आप लोग सदैव याद रखें। अब इसी तरह से एक दूसरा मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं। श्याम दौड़ता है। तो दोस्तों यहां दौड़ना क्रिया है और इस क्रिया से हम लोग क्या का प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों श्याम क्या दौड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर कोई आपको उत्तर मिल रहा है या उत्तर मिलने की कोई संभावना है? तो बिल्कुल नहीं। तो श्याम दौड़ता है, बस इतना ही है। श्याम क्या दौड़ता है, तो इसका कोई उत्तर आपको यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों यहां पर जो क्रिया आपकी आई हुई है यह होगी अकर्मक क्रिया। तो अब आप समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों अभी इसी में जैसे कि यहां पर लिखा है श्याम दौड़ता है, तो अगर मैं इसी वाक्य को थोड़ा बदल करके लिख दूं, श्याम दौड़ाता है। अब आप देखेंगे यहां पर वाक्य बदल गया है। जो दौड़ता है
यह तो क्रिया है, लेकिन कौन सी? अकर्मक क्रिया। वहीं पर श्याम दौड़ाता है, यानी कि अब इसमें हम इस क्रिया में, ये देखो आप, ये क्रिया है, तो इसमें हम लोग इससे क्या का प्रश्न पूछेंगे तो देखना इसकी क्या संभावना होती है। जैसे हमने पूछा कि श्याम दौड़ाता है, तो हमने पूछा कि श्याम क्या दौड़ाता है, तो भाई किसी को भी दौड़ा सकता है। कुत्ता दौड़ाता है, घोड़ा दौड़ाता है, बिल्ली दौड़ाता है, हाथी दौड़ाता है, या किसी व्यक्ति को दौड़ाता है, किसी आदमी को दौड़ाता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिलने की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं। तो इसलिए दोस्तों यह जो दौड़ाना क्रिया है वह हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। वहीं अगर दौड़ता की बात की जाए, क्योंकि यहां पर क्या का जो उत्तर है वह नहीं आपको प्राप्त हो रहा है, इस वजह से दोस्तों यहां पर आपको अकर्मक क्रिया प्राप्त हुई है, यानी कि अकर्मक क्रिया आई है। लेकिन वहीं पर श्याम के द्वारा कुछ किसी को दौड़ाए जाने की यहां संभावना मिल रही है, इस वजह से दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से यह कॉन्सेप्ट काम करता है। यहां पर मैं कुछ एक उदाहरण और आप चाहे तो दे सकता हूं, लेकिन मैं कुछ एक शब्द आपको दिखा देता हूं। यदि वो यहां पर लगेंगे तो वह चीज कब अकर्मक होगी और कब सकर्मक हो जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोग इसको और भी अच्छे से समझ पाए। अभी देखो मैं यहां पर जो दौड़ता है इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पर भी मैं वाक्य का प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग और भी बेहतर ढंग से समझ पाए। उड़ता है। अब यहां भी आप देखेंगे कि जैसे ही हमने क्रिया से मैंने क्या का प्रश्न पूछा, तो श्याम क्या उड़ता है, तो क्या आपको यहां पर कोई संभावना नजर आ रही है कि क्या उड़ता है? यानी कि यहां पर जो उत्तर आपको क्या का प्राप्त होने का कोई भी संभावना नहीं नजर आती है। इस वजह से दोस्तों ये उड़ता शब्द भी आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसी तरह से ये उड़ता को जब हम बदल देते हैं, आप देखेंगे जैसे उड़ाता कर दो, यहां तो उड़ता है, यहां पर उड़ाता है। अब यहां पर जैसे ही उड़ाता यानी कि क्रिया है, अब इससे इस क्रिया को जब हम क्या प्रश्न करेंगे कि भाई श्याम क्या उड़ाता है, तो आपको संभावना यहां पर नजर आ रही है। श्याम रुपए उड़ाता है, या श्याम पतंग उड़ाता है, या श्याम गाड़ी उड़ाता है, या श्याम पुल उड़ाता है, या कुछ भी करता है। कहने का मतलब आपको यहां पर संभावना नजर आ रही है कि यहां पर श्याम क्या उड़ाता है। तो यहां पर आपको जैसे ही यहां संभावना नजर आई, वैसे ही दोस्तों यहां पर सकर्मक क्रिया हो गई है। अब यहां पर हम एक दूसरा शब्द लेते हैं, उठता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं उठना भी क्रिया है। तो क्रिया तो है, लेकिन कौन सी क्रिया है? तो भाई इससे प्रश्न कर लीजिए कि श्याम क्या उठता है। तो आपको यहां पर उत्तर की कोई यहां पर संभावना नहीं है कि क्या उठता है, मतलब यहां पर कोई उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया ही रहेगी। और यहां पर अब उठता से हम उठाता लिख दें, तो दोस्तों यहां पर जो उठाता है, तो ये दोस्तों क्रिया में जैसे ही हम लोग क्या प्रश्न करेंगे कि श्याम क्या उठाता है, तो जाहिर सी बात है क्या उठाता है, तो आपको यहां उत्तर मिलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि श्याम गेहूं उठाता है, श्याम चावल उठाता है, श्याम गाड़ी को उठाता है, श्याम मोबाइल को उठाता है, श्याम फोन कॉल उठाता है। इस प्रकार से आप बहुत सारी संभावनाएं यहां पर व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि क्या का प्रश्न आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए दोस्तों यहां पर यह सकर्मक क्रिया बन जाएगी। यहां पर चाहे तो मैं एक आधा और उदाहरण दे देता हूं। यहां पर हमने एक और उदाहरण लिख दिया है, जैसे भैंस नदी में तैरती है। तो तैरना आपका क्रिया है। अब जैसे ही हमने
इस क्रिया से प्रश्न किया कि क्या, यानी कि भैंस नदी में क्या तैरती है। तो दोस्तों यहां पर क्या आपको कोई प्रश्न मिलने की कोई संभावना है? तो बिल्कुल नहीं, इसमें क्या का आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यह हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। वहीं पर दोस्तों अगर हम ये तैरती की बजाय तैराती लिख दें, तब आपकी यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर बन जाएगा यह सकर्मक क्रिया। आखिर कैसे? तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि क्या, यानी कि तैराती, क्या तैराती, भैंस नदी में क्या तैराती है, तो भाई कुछ भी तैरा सकती है। यहां पर आपको उत्तर मिलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे कि गाड़ी बैल तैराती है, या किसी दूसरी भैंस को तैराती है, या फिर किसी आदमी को तैराती है, या किसी चिड़िया को तैराती है, यानी कि किसी को भी ये तैरा सकती है। कौन? भैंस। इस वजह से दोस्तों यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर तैरती आ जाता, जैसा कि पहले आया था, वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अब आपका एक जो मूल कॉन्सेप्ट है वह यही है दोस्तों, अकर्मक क्रिया वहीं पर होगी जहां पर जैसे ही आप क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, अगर वह उत्तर नहीं देती है तो वही आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए मैंने लिखा है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद या उसके प्रकार। वैसे अगर मूल रूप से देखा जाए तो क्रिया के मात्र दो ही प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसको प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर इसके भी कई टाइप बन जाते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया, दूसरा देखें द्विकर्मक क्रिया, तीसरा देखें संयुक्त क्रिया, चौथा देखें पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा देखें तात्कालिक क्रिया, छठा देखें नामबोधक क्रिया और सातवां प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर 7 टाइप आपको दिखाए गए हैं। तो दोस्तों इन सातों के सातों टाइपों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में ही बताऊंगा, ताकि दोस्तों आपके लिए यह देखना थोड़ा आसान रहे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा असहज हो जाता है, जिस वजह से दोस्तों मैं सहायक क्रिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो उसको आप लोग देख लीजिए। बाकी जो होगा वो अलग अलग पार्ट में करके मैं कोशिश करूंगा कि दो दो का एक पेयर बना दूं आगे। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियोज हो जाएंगे तो वो आप लोग आसानी से देख पाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है, असुविधा हो रही है, तो दोस्तों वहां पर मैं आपका निवारण भी कर दूंगा। तो आप बता देना है कमेंट बॉक्स में जैसा भी होगा। तो यहाँ पर अब मैं देखता हूं सहायक क्रिया। तो दोस्तों जो सहायक क्रिया, आखिर जैसा कि यहाँ पर नाम है सहायक क्रिया, तो किसकी सहायक है? किसी न किसी की सहायक ही है, मूल तो है नहीं। तो दोस्तों ये मुख्य क्रिया नहीं है, तो जो क्रिया होगी उसकी सहायता करने के लिए जो क्रिया काम कर रही होगी वही आपकी सहायक क्रिया होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मूल क्रिया और सहायक क्रिया में जो अंतर होता है उसको हम यहाँ पर आपको अच्छे से बताते हैं, ताकि आप लोग समझ पाए कि कैसे ये सहायक क्रिया होगी। यहाँ पर आप देखेंगे सहायक क्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मूल क्रिया की सहायता के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है वही दोस्तों हमारी सहायक क्रिया होती है। तो भैया सहायता क्यों करती है, आप ये भी पूछोगे ना, आखिर क्यों करती है उसकी सहायता? यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसका जो अर्थ होता है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब हम दूसरी क्रिया का सहारा लेते हैं वही क्रिया उसकी सहायक क्रिया होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बढ़िया सा छोटा सा उदाहरण, जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूं श्याम जाता। अब आप बताइए, यहां पर जाता क्रिया तो है,
तो ये बताइए, क्या यहाँ पर इस क्रिया का आपको अर्थ समझ में आया? क्या पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट हो रहा है? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका जो अर्थ है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अब हमें लगाना पड़ेगा इसको, जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो वो लगानी पड़ेगी, जो वो होगी हमारी सहायक क्रिया। तो अब यहां पर हम सहायक क्रिया के रूप में क्या लगा सकते हैं? तो हम देखते हैं भाई, जाता है, ये भी लगा सकते हैं। इसके साथ में जाता था, ये भी लगा सकते हैं। जाता होगा, ये भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो भी अब इसको, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो भी क्रिया का प्रयोग करेंगे, जो भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, वही दोस्तों हमारी सहायक क्रिया हो जाएंगी। अब मुझे लगता है कि आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। तो ये जो है हमारी यहां ये सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं, अब यहां पर मैंने लिख दिया श्याम देता। भाई देना तो हो गई ये क्रिया, और ये है मुख्य क्रिया आपकी। यहां पर जो जाता है ये भी आपकी मुख्य क्रिया है, इसको आप मुख्य कर लीजिए। और ये जो है ये सहायक क्रियाएं हैं। तो यहां पर क्या है, ये क्रिया, लेकिन ये कौन सी है? ये मुख्य क्रिया है। तो श्याम देता, अब क्या देता है? अब स्पष्ट तो हो नहीं रहा है, अभी बिल्कुल इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे श्याम देता है, दूसरा श्याम देता था, या फिर हम देखते हैं श्याम देता होगा। तो इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं, है या था या होगा, ये सभी सहायक क्रिया होंगे। और जैसे ही ये सहायक क्रिया यहां पर लगाई गई, वैसे ही दोस्तों इसका जो अर्थ है वह स्पष्ट हो गया कि राम देता है, या राम देता था, या राम देता होगा। तो बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो गया यहां पर कि दोस्तों ये सहायक क्रिया का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जब वाक्य में मुख्य क्रिया ना हो तो वहां पर सहायक क्रिया काम करती है। जैसे मैं उदाहरण यहां पर आपको दिखाता हूं कि वह कार है। आप देखेंगे यहां पर जो मुख्य क्रिया है वह यहां इस वाक्य के अंदर बिल्कुल भी कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं ये वह सर्वनाम हुआ, और यह कार जो है यह आपकी क्या संज्ञा हुई, और ये जो है ये है का मतलब है ये है सहायक क्रिया। लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह जो सहायक क्रिया है यही यहां पर इस वाक्य में पूर्ण रूप प्रदान कर रही है इस वाक्य को, और पूरा अर्थ भी स्पष्ट कर पा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर मुख्य क्रिया बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो जो मैं यहां ऊपर लिखा हूं इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे। आपने देखा मैंने लिखा श्याम एक लड़का है, तो यहां पर जो मुख्य क्रिया है वह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। यहां पर यह जो है यह एक सहायक क्रिया के रूप में है, और यही यहां पर इस जो वाक्य है इसका पूरा अर्थ स्पष्ट करने में अपने आप में सक्षम है।
तो इसका एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी में अगर अन्य भी उदाहरण देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ एक शब्द यहाँ पर लिखा देता हूं ताकि आप लोग इसको पहचान पाए कि कहां पर आपकी सहायक क्रिया होती है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि जहां पर कि मुख्य क्रिया ना होकर के सिर्फ सहायक क्रिया ही वहां पर काम करती है, उसी से उस वाक्य का काम बन जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि आपके किसी भी शब्द में आएगा, जैसे गा, गी, गे, था, थी, थे, है, हैं। ये जो है किसी वाक्य में जब ये शब्द मिलेंगे आपको, तो वहां पर दोस्तों आपकी सहायक क्रिया मौजूद मिल जाएगी। कैसे, तो हम एक छोटा सा उदाहरण देख भी लेते हैं। जैसे यहां पर लिखता हूं, अब आपने देखा कि यहां श्याम पढ़ेगा, पढ़ना क्रिया है, लेकिन पढ़ेगा, पढ़ेगा में आपने देखा लास्ट में यहां पर गा आया है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है गा, गी, गे। तो इसी तरह से अब चूंकि यहां पर श्याम, श्याम क्या है, एक पुल्लिंग है। और दोस्तों अगर यहां पर स्त्रीलिंग लगा ले, श्यामा कर दो, तो क्या हो जाएगा, श्यामा पढ़ेगा तो होगा नहीं, वह होगी श्यामा पढ़ेगी। तो यहां पर आपका गी शब्द आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है। इसी तरह अन्य भी जो कि मैंने लिख दिया है, तो इसी प्रकार से वो सभी काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी कुछ मैंने यहाँ पर समझाया हुआ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लीजिए। और साथ ही यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी बता सकूं। साथ ही वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करें, ताकि सभी लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और सुदृढ़ बना सकें। तो मिलता हूँ बाकी बचे हुए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।